गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसमें इस क्वेश्चंस में क्या है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द एवरेज पोजीशंस ऑफ इट्स मास होता है। आंसर तो इस क्वेश्चंस का ए हुआ। अब इसके बारे में ये एक आंसर कैसे होता है और सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ है, ये सेंटर ऑफ मास क्या है, इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरी क्लास में। तो सेंटर ऑफ मास टॉपिक से रिलेटेड क्लास को मैंने 3 क्लास में क्लासिफाई किया है। कितनी में? 3 क्लास में क्लासिफाई किया है। पहली क्लास में मैं इंट्रोडक्शंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को जो है एक्सप्लेन करूँगा और वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये पूरा का पूरा होगा हमारा एनटीए एग्ज़ाम बेस्ड होगा। एनटीए का मतलब जेईई मेंस का एग्ज़ाम्स और नीट लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कस किया जाएगा। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। दूसरी क्लास में जो है सेंटर ऑफ मास पर ही बेस्ड जो क्लास होगी, उसमें हम जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशंस के जैसे एग्जांपल हमारा एक रॉड हो गया और रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, बहुत सारी, है ना? इस तरीके का। तो उसमें भी हम जो है उन नीट और जेईई मेंस बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, है ना? तीसरी क्लास केवल एडवांस लेवल ओरिएंटेशंस होगी, एडवांस बेस्ड होगी, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का और डिस्कस किया जाएगा और उस किस तरीके से हम जो है ट्रिक लगा के एडवांस लेवल के टफ से टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब किसी कोई देरी किए हुए बिना हम टॉपिक पे चलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो है, क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो पहले तो इस देखिए, जैसा इसके नाम से क्लियर है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर एक पॉइंट होता है कोई भी, तो ये मतलब एक मास का सेंटर हो गया, मास का पॉइंट हो गया। तो मास का पॉइंट क्या है? एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जहाँ पर उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का पूरा मास कंसंट्रेटेड हो, उसको ही हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। द पॉइंट within or outside of a system of particles or a rigid body where its whole mass is supposed to be concentrated is called center of mass. क्लियर हुआ? देखिए, इसको एग्जांपल से और आगे समझते हैं कि मैंने एक जो है ये रेक्टेंगल ले लिया है। तो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है केवल, और इसकी जो साइड्स हैं, लेंथ एल और ब्रेथ बी है, ये दोनों मासलेस हैं। मतलब इस रेक्टेंगल की चारों साइड्स मासलेस हैं। इसके वर्टिसेस ए, बी, सी एंड डी हैं। ए वर्टेक्स पर मैंने मास m1 रख दिया, m1 मास रख दिया गया, और बी वर्टेक्स पर मास m2 रख देते हैं। बी वर्टेक्स पर मास m2 रख दिया। सी वर्टेक्स पर मास m3 रख दिया और डी वर्टेक्स पर मास m4 रख दिया। आपसे कहा जाए कि भाई m1 कहाँ कंसंट्रेटेड है, आप सीधा बोलोगे सर ए पॉइंट ए पर कंसंट्रेटेड है। और आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि m2 मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, आप बोलोगे सर पॉइंट बी पर कंसंट्रेटेड है। इसी तरीके से अब मैं पूछता हूँ कि भाई इस पूरे सिस्टम का जो एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका टोटल मास बताइए। तो टोटल मास आप सिंपल से निकाल लेंगे, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, है ना? तो आपने बोल दिया कि सर ये भी कोई पूछने की बात थी, हम तो जेईई या नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो ये तो टोटल मास हो गया इसका जो। अब ये टोटल मास कहा, अब मैं पूछता हूँ कि अब मुझे ये बताओ, जिस तरीके से मास m1 पॉइंट ए पर कंसंट्रेटेड है, m2 पॉइंट बी पर कंसंट्रेटेड है, मास m3 पॉइंट सी पर कंसंट्रेटेड है, जो टोटल मास जो निकाला है आपने इस सिस्टम का, रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, तो ये मास कहाँ कंसंट्रेटेड होगा?
तो आंसर होना चाहिए कि सर जिस तरीके से M1 M2 किसी एक पॉइंट पर अपने A और B पर रेस्पेक्टिवली अपने-अपने पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हैं, उसी तरीके से M भी किसी न किसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होगा। तो M मान लीजिए आपने कहा कि M यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इसको पॉइंट O कह लिया। तो ये पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास कहलाएगा ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। तो ये पॉइंट ही हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या निकला कंक्लूजन कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ system of particles or a rigid body is that point where its whole mass is supposed to be concentrated. जहाँ पे उसका पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, उसको ही हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब बात आती है कि देखिए जिस तरीके ये भी एक पॉइंट मास था M1, M2 भी पॉइंट मास था, पॉइंट पर कंसंट्रेट हो। अब ये पूरा का पूरा जो है हमारा जो है मास जो है इस सिस्टम का जो है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 के इक्वल है, वो भी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो गया। तो अब ये जो है ये मास सारा का सारा मास एज ए पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और लेके चलिए, है ना? कि मान लीजिए हमारे पास में एक रेक्टेंगल था, ये क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में इसके वर्टिसेस हैं आपके, इसमें कोई भी नाम दे लीजिए, है ना? तो ये वर्टेक्सेस हो गए ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी और एच। अब जिस तरीके से रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में उसका मास M1, M2, M3 एंड M4 उनके वर्टिसेस पर कंसंट्रेटेड थे, उसी तरीके से हमने जो है यहाँ पे भी एक पार्टिकल मान लिया M1 मास का पॉइंट A पर कंसंट्रेटेड है, दूसरा पार्टिकल मान लिया M2 मास का पॉइंट B पर कंसंट्रेटेड है, तीसरा M3 मास का, चौथा जो है M4 मास का और ये M5 मास का, दिस इज M6 मास का और ये M7 मास का, यहाँ पे M8 मास का। अब ये पूरा जो है अब ये केवल जो इसकी साइड्स हैं, इनका कोई मास नहीं है, ये मासलेस साइड्स हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इस पूरे सिस्टम का मास कितना हुआ? तो आप सिंपल बोलेंगे M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7 प्लस M8। तो ये पूरा का तो आप मैं पूछता हूँ ये कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा पूरा मास ऑफ दिस? तो इसके लिए भी कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए वो भी हमारा पॉइंट O पर कंसंट्रेटेड है। तो ये पूरा का पूरा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा? O पर। तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का ये पॉइंट O है, क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो इन दो एग्जाम्पल से कंक्लूजन निकाला कि सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉइंट होता है जहां पर पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड होता है। अब देखिए यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर फ्रेम था और ये क्यूबॉइडिक फ्रेम था। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं था, है ना? यहाँ कोई मैटर नहीं था इस वाले रीजन्स में। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकलता है कि सेंटर ऑफ मास जो है जिस पूरे सिस्टम का है M, वो ज़रूरी नहीं है कि उस पर जो है वहाँ मैटर हो। क्या हो? वहाँ पे मैटर हो। यहाँ कोई मैटर नहीं है। इस पे पॉइंट पर भी कोई मैटर ही नहीं है। अब इसकी ही पैरेलल में मैं एक रेक्टेंगुलर लैमिना ले लेता हूँ। रेक्टेंगुलर लैमिना ले लेता हूँ। तो ये समझिए कि मेरा ये रेक्टेंगुलर लैमिना है। ये रेक्टेंगुलर लैमिना है। अब इसका टोटल मास जो है M होगा। इसका टोटल मास वो मैंने सपोज़ करके चलते हैं M डैश ले लिया, कैपिटल M डैश। अब ये भी किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होगा, तो यहाँ पे तो मैटर है। तो जहाँ सेंटर ऑफ मास होता है, वहाँ मैटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिजिड बॉडी की हम बात करते हैं, तो रिजिड बॉडी के लिए देखिए ये एग्ज़ाम्पल ले रखे हैं मैंने कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक रिंग है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा
और ये डोनट है, इसका सेंटर ऑफ मास इस होल में कहीं यहाँ पड़ेगा। ये हॉर्सशू है और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे पड़ेगा, है ना? तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे तो कोई हॉर्सशू नहीं है या ये नहीं है। आयरन का जो बना हुआ है, काले घोड़े की नाल, ताबीज लगाने के काम आती है। आप मेले वगैरह में जाते हो तो सुनते ही होगे कि काले घोड़े की नाल लीजिए, जादू टोने से बचिए, नौकरी में तरक्की पाइए, नौकरी नहीं लग रही है उनकी, वो भी काले घोड़े की नाल पहने, की नाल की अंगूठी पहने। इस तरीके का ये डोनट है, सभी खाते हैं। तो यहाँ ना तो यहाँ पे कोई डॉ और यहाँ पे ना कोई मास रिंग का और ना ही यहाँ पे कोई मास, लेकिन पूरा का पूरा मास यहाँ पे सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, हम कंसंट्रेट कर लेते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड है इस पूरे उसका हॉर्सशू का मास। इसी तरीके से हम जो है इस रिंग का मास जो है पूरा यहाँ पे इस पे कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ कोई मैटर नहीं है, यहाँ कोई मैटर नहीं है इस पॉइंट पर, ना कोई इस पे पॉइंट मैटर है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो उस पे मास हो या न हो, इट डज़न्ट मैटर, वहाँ मैटर हो या ना हो, डज़न्ट मैटर। लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि वो पॉइंट होता है जहाँ पर पूरा का पूरा मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का या फिर रिजिड बॉडी का कंसंट्रेटेड होता है। पहले है ना, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिए थे, यहाँ पे देखिए यहाँ कोई मैटर नहीं है, यहाँ मैटर है इसमें, है ना? तो यहाँ कोई मैटर नहीं है, तो और ये क्या कर रहा है, ये जो है आउटसाइड ऑफ द body है. This is outside of body. This center of mass is outside of body, whereas this center of mass is inside of the body. This center of mass is also inside of the body. रिंग का केस देखिए, रिंग का केस जो है सेंटर ऑफ मास भी, रिंग के केस में भी सेंटर ऑफ मास जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, और डोनट के केस में भी सेंटर ऑफ मास आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, और ये हॉर्स शू है, इसके केस में भी सेंटर ऑफ मास आउटसाइड ऑफ द बॉडी है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक डिस्क ले लेता हूँ, तो डिस्क ले लेता हूँ, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा? डिस्क ले लिया ये मैंने, ये डिस्क हो गया, है ना? तो ये डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा? इसके इनसाइड ऑफ द बॉडी होगा। ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो गया। स्फीयर ले लिया उसका भी, तो सेंटर ऑफ मास जो है, दूसरा पॉइंट यहाँ से ये हो जाता है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। तो सेंटर ऑफ मास इज विद इन द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ से क्या सीखा था कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पर पूरा का पूरा मास किसी भी बॉडी का कंसंट्रेटेड होता है। The center of mass is a point where the whole mass of a system of particles or a body is supposed to be concentrated. Supposed to be concentrated, suppose कर लिया जाता है, ये वहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे इस केस में यहाँ पे कोई मास है ही नहीं इस वाले पॉइंट पर, लेकिन हमने क्या किया कि बताया कि इसका मास इसी पॉइंट पर पड़ेगा, तो ये तभी ये इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। और यहाँ पे एक्चुअल में मास है, कुछ ना कुछ है ना, तो वहाँ पे कुछ न कुछ तो मास होगा, इस पॉइंट का पॉइंट मास लेते हैं तो ये दो। अब ये आउटसाइड, दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इनसाइड ऑफ द बॉडी। इट मे लाई विद इन द बॉडी और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास के बारे में। थर्ड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास का जो है, जहां से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाना है, वो क्या है? थर्ड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो ये है कि एवरेज पोजीशंस ऑफ इट्स मास। तो एवरेज पोजीशंस निकालने के लिए हम जो है सेंटर ऑफ मास की एवरेज पोजीशंस निकालने के लिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शंस करते हैं। वो हमारी नई फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है मास मोमेंट। क्या कहलाएगी? मास मोमेंट। मोमेंट, और इसको मोमेंट ऑफ मास भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ मास भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे जो है हम पोजीशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास जब निकालते हैं तो वो आर सी हमारी आती है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3
प्लस m4r4 है ना, एंड सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन। जितने भी पार्टिकल्स है मान लीजिए mn है उसमें mn, तो ये वाली जो है रिलेशंस हमें पोजीशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास का देता है। तो यही एवरेज, ये जो राइट हैंड साइड में इसके इक्वेशंस में देख रहे हो, एवरेज पोजीशंस ऑफ मास कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एवरेज पोजीशन ऑफ मास कहलाता है। एवरेज पोजीशन ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम ड्राइव करेंगे और कौन से कंसेप्ट से ड्राइव करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी से, मास मोमेंट से। तो उस नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे कि मास मोमेंट क्या चीज है, वहीं पे मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा मास मोमेंट को। चलो आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट स्पेस। तो देखिए यहाँ से इन दो स्लाइड से हमने क्या सीखा कि इन दो उससे स्लाइड से कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और ये कहाँ-कहाँ पड़ सकता है। विद इन द बॉडी होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, और इस पर पूरा का पूरा मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का और बॉडी का कंसंट्रेटेड होता है ना। अब दूसरा जो है चीज पूछा कि उस सेंटर ऑफ मास पर मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब मैटर प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और जो है फिर पूछा कि देखा एवरेज पोजीशंस ऑफ मास निकाली, तो एवरेज पोजीशंस ऑफ मास निकालने के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प ली थी, मास मोमेंट की। उसको हम जो है लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चंस आएगा उससे रिलेटेड। तो एवरेज पोजीशंस ऑफ मास क्या आती है? ये पोजीशंस वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास देता है। तो इसमें m1 r1 positions vector of mass m1 with respect to center of mass, positions vector of m2 with respect to center of mass, r3 is the positions vector of mass m3 with respect to center of mass, and so on, divide by the whole mass of the system। ठीक है, अब देखिए यहीं पे एक चीज और बात बता देता हूँ कि आपको अगर हम जो है सेंटर ऑफ मास विद इन द बॉडी पढ़ रहा है, तो वो पॉइंट जो है उसका बैलेंस पॉइंट का इक्विलिब्रियम कंडीशंस में रहता है ना। वो पॉइंट बैलेंस पॉइंट होगा और वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर रहेगी। मतलब नेट फोर्स ऑन दैट फोर्स उसको हम लगा देते हैं तो वो जीरो हो जाएगा अगर वो मोशंस में नहीं है तो। लेकिन अगर ये जो है हमारा सेंटर ऑफ मास हमारा जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी का पड़ रहा है, तो आप इसको जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो रहेगा, लेकिन ये अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम रहेगा। वो बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम था और ये अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, अब आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ने वाले ये एग्जांपल्स हैं। और जब जिन बॉडियों का सेंटर ऑफ मास आउटसाइड ऑफ द बॉडी पड़ रहा है, इसके अलावा आप जो है व्हील भी ले सकते हो, किसी भी व्हील व्हीकल का व्हील। जो आजकल हम एलॉय व्हील्स के बारे में बात करते हैं, कार का हो या फिर हमारी बाइक का हो, तो उनका भी सेंटर ऑफ मास आउटसाइड ऑफ द व्हील पड़ता है, उस होल में पड़ता है जिससे व्हील का एक्सिस पास होता है। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं हमारा। द सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो, है ना। इज ऑलवेज जीरो, ये जीरो ऑप्शन आ गया तो इसमें जीरो होता है। इसको अब देखते हैं कि ये सम ऑफ मोमेंट कहा गया है ये वर्ड। तो सम ऑफ मोमेंट का मतलब है मास मोमेंट से। किससे मतलब है यहाँ पे? सम ऑफ मोमेंट से, सम ऑफ मास मोमेंट। तो ये स्टेटमेंट है वो जो है द सम ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ इट्स इन अ सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। तो मास मोमेंट क्या चीज होती है, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहली वाली स्लाइड में भी मैंने देख रहा था कि मास मोमेंट को हम आगे डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस आएगा। तो ये आई गया आपका मास मोमेंट क्या चीज है, या मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट, मास मोमेंट भी बोलते हैं और इसको हम जो है मोमेंट ऑफ
मास भी बोलते हैं या फिर सिंपली मोमेंट बोल देते हैं, है ना? अब देखो इसको भी एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल था m1 मास का और दूसरा पार्टिकल था m2 मास का, है ना? अब ये दोनों पार्टिकल्स पॉइंट O से हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट O है, तो इस पॉइंट से पॉइंट O से m1 का पोजीशंस वेक्टर मेरा वेक्टर r1 है और m2 का पोजीशंस वेक्टर है, m2 यहाँ ले लिया, वेक्टर r2, ठीक है? तो मास मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ मास और सिंपल सा मोमेंट्स ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, ध्यान देना, मास मोमेंट ऑफ m1 मास पार्टिकल अबाउट origin is equal to the multiplications of mass and its positions vector from O, क्योंकि मैं किससे निकाल रहा हूँ मास मोमेंट ऑफ m1 पार्टिकल का पॉइंट O से, ओके अबाउट निकाल रहा हूँ, तो ओके अबाउट मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 पार्टिकल क्या होगा, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ मास m1 एंड इट्स पोजीशंस वेक्टर फ्रॉम O। दूसरा देखिए इसका ये मास मोमेंट ऑफ m1 हो गया, मास मोमेंट ऑफ m1 हो गया। अब बात करते हैं कि बाई मास मोमेंट ऑफ m2 क्या होगा, मास मोमेंट ऑफ m2, तो ये भी वही होगा मल्टीप्ली किसके अबाउट, पॉइंट O के अबाउट, है ना, अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O, ये भी मैंने यहाँ पे अबाउट पॉइंट O ही निकाला है, पॉइंट O, ठीक है। मास मोमेंट ऑफ m2 अबाउट O क्या होगा, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ मास m2 एंड इट्स पोजीशंस वेक्टर फ्रॉम O, दैट इज m2 पोजीशंस वेक्टर r2। अब पॉइंट O नहीं, मान लो ये मैंने पॉइंट P ले लिया, पॉइंट P के मैं पूछता हूँ कि भाई m1 का मास मोमेंट निकालिए अबाउट पॉइंट P, तो फिर आप जो है पॉइंट P के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशंस वेक्टर लेंगे, m1 का पोजीशंस वेक्टर लेंगे, पॉइंट P के रेस्पेक्ट में m1 का पोजीशंस वेक्टर लिया जाएगा, तो पॉइंट P के रेस्पेक्ट में m1 का पोजीशंस वेक्टर ये आ गया, इसको बोल दिया वेक्टर r डैश। और पॉइंट फिर पूछा जाए कि पॉइंट P के ही रेस्पेक्ट में m2 का मास मोमेंट निकालिए, तो यहाँ से m2 का पोजीशंस वेक्टर लिया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू m2 वो P, तो यहाँ से हो जाएगा P2 डैश R, तो मास मोमेंट ऑफ m1 अबाउट P, मास मोमेंट ऑफ पॉइंट of mass moment of mass m about point P of m1 about point P, ये क्या हो जाएगा, multiplications of mass m1 and its positions vector from P, तो ये क्या था, वेक्टर r1 डैश था। सिमिलरली मास मोमेंट ऑफ m2, मास मोमेंट of m2 about P, ये क्या हो जाएगा, multiplications of m2 and its positions vector from P, है ना। तो यहाँ से मास मोमेंट की डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी कि मास मोमेंट क्या है, कि मास मोमेंट इज द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ अ पार्टिकल and its positions vector from a point about which it is to be calculated or it is to be taken। दोबारा सुनिए, मास मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल
is the multiplications of its mass and its positions vector from the point about which is to be calculated. अब देखिए यहाँ पे दूसरी चीज देखिए मास मोमेंट के बारे में ही, तो ये देखिए मास तो हमारा क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और पोजीशंस वेक्टर एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। जब एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। तो मास मोमेंट हमारा क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। मास मोमेंट कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो अब इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, तो डायरेक्शंस जब देखिए आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड टू अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, its directions does not change but its magnitude changes. तो directions of mass moment of particle m1 about point O क्या रहेगी, is same as the positions vector of m1 from O. The mass moment of particle of mass m1 about point P है ना, is directed along the positions vector of मास m1 फ्रॉम p, मतलब r1 डैश की डायरेक्शंस में। तो इस अगर मास मोमेंट इस पॉइंट का m1 मास का मास मोमेंट o के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, अबाउट o निकाला जाता है, तो उसकी डायरेक्शन सी आ गई। क्लियर बात। अगर इसी पार्टिकल का मास मोमेंट अबाउट p निकाला जाता है तो इसकी डायरेक्शंस ये हो जाएगी, जिस डायरेक्शंस में, कहने की बात ये है उसी डायरेक्शंस में होता है जिस डायरेक्शंस में उसका पोजीशंस वेक्टर होता है, फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच द मास मोमेंट ऑफ दैट मास इज कैलकुलेटेड। अब देखो जब इसका जो है यूनिट के बारे में हम बात करें तो यूनिट ऑफ मास मोमेंट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मास मोमेंट क्या हो गई, ऐसा यूनिट किलोग्राम इनटू मीटर। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास मोमेंट क्या हो जाएगा, mL/T0। ठीक है, तो ये था मास मोमेंट क्या है। मास मोमेंट यहाँ से आपको क्लियर हो गया, इट इज द मल्टीप्लीकेशंस ऑफ द मास and its positions vector from the point about which it is to be calculated. It is a vector physical quantity and it is directed towards the positions vector of a mass from the point about which it is calculated, है ना। और इसका ये यूनिट होता है किलोग्राम मीटर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL/T0, mL/T0। ठीक, अब देखिए ये जो फैक्ट है ना, द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब इस फैक्ट का कोई भी मैथमेटिकल या फिर कोई किसी भी तरीके का डेरिवेशंस नहीं है, ये केवल एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फैक्ट है। इस पर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फैक्ट है, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा। जिस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ फोर्सेस है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्स लॉ है ना, तो ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। तो ये एक भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो, है ना। तो मुझे मेरे यहाँ पे आपको केवल ये क्वेश्चन रखने का मतलब क्या था कि मास मोमेंट को एक्सप्लेन करना था, ये मास मोमेंट क्या चीज होती है। अब ये मास मोमेंट बहुत ही मतलब यूजफुल थिंग्स है, और यूजफुल थिंग्स क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। किस रिगार्डिंग में, टू फाइंड द लोकेशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस फाइंड आउट करने में इसका
यूज होता है। इसके बिना हम जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास नहीं फाइंड आउट कर सकते, है ना? अब जब जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन या पोजीशंस वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट हो जाएगी, एक्सेलरेशंस भी फाइंड आउट हो जाएगा और उस पर फोर्स, लीनियर मोमेंटम, उसकी काइनेटिक एनर्जी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर ली जाएंगी। तो ये बेस बन जाता है किसका? फॉर द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन करना चाहा था। तो मैं समझता हूँ समझ गए होंगे कि मास मोमेंट क्या है। अब देखिए मास मोमेंट से ही ये कंसेप्ट निकल के आता है हमारा कि मास मोमेंट से ही निकल के आता है कि मास मोमेंट में हमारे में क्या था? m1 r1 पोजीशंस वेक्टर था मास मोमेंट, है ना? तो m1 r1 अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0, सॉरी नेट मास मोमेंट, ये नहीं, ये नेट मास मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0, मतलब सम्मेशंस ऑफ ith पार्टिकल 1 to n mi पोजीशंस वेक्टर ri इज 0। तो आप इस रिलेशंस को ऐसे भी लिख सकते हो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, है ना, एंड सो ऑन mn rn इज इक्वल टू 0, है ना? तो ये कंक्लूजन्स निकला। तो मास नेट मास मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 0। अब इसी से एक और चीज जनरेट होती है सेंटर ऑफ मास से। देखो यहाँ पे क्या है कि पोजीशन स्पेक्ट्रल ले रहे हैं। जब सेंटर ऑफ मास को आप जो है रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लोगे, सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन कंसीडर कर लोगे, रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लोगे, तो इसमें कुछ पार्टिकल्स की पोजीशंस वेक्टर पॉजिटिव होगा और कुछ पार्टिकल्स का पोजीशंस वेक्टर नेगेटिव होगा, इजंट इट? तो यहाँ से ही अगर हम एक दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेके चलें, पार्टिकल सिस्टम सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स लेके चलते हैं, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, उसके लिए क्या है कि सपोज करके चलो ये मेरा टू पार्टिकल का सिस्टम था, उसमें जो है दो पार्टिकल का सिस्टम था, ये मेरा दो पार्टिकल थे, यहाँ पे m1 रखा हुआ था और यहाँ पे m2 रखा हुआ था, है ना? और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो l था, सपोज करके चलो। अब देखिए सिंपल सा, अगर ये m1 और m2 बराबर होते, क्या होते, m1 इज इक्वल टू m2 होता, तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही पड़ जाता। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l/2 हो जाती, लेकिन, है ना? और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इसको हम जो है उसको सेंटर ऑफ मास बोल देते। लेकिन मेरा ये इजी वो नहीं है, मैंने क्या कहा कि m1 इज ग्रेटर देन m2। तो m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो मुझे फाइंड आउट करना होगा कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस कहाँ रहेगी। तो अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस ये पॉइंट O ना होके ये पॉइंट C है, पॉइंट C है ना? तो पॉइंट C है, तो यहाँ से मैं यहाँ तक की डिस्टेंस R कंसीडर कर लेता हूँ, R1, है ना? ये वाली डिस्टेंस R1 हो गई और ये वाली डिस्टेंस R2 हो गई। अब मैं ले रहा हूँ पॉइंट सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस पॉइंट, क्या ले रहा हूँ? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। तो इससे इधर का पोजीशन मुझका, इससे इसका मास मोमेंट निकालना होगा, तो मुझे इसका पोजीशन वेक्टर चाहिएगा। तो इधर मैंने प्लस का आई कैप ले लिया और यहाँ से इधर का नेगेटिव का आई कैप हो जाएगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर, तो ये मास मोमेंट m2 का तो पॉजिटिव आएगा और इसका मास मोमेंट आएगा नेगेटिव। तो m1 का मास मोमेंट क्या आ जाएगा मेरा? मास मोमेंट ऑफ m1, मास मोमेंट ऑफ m1 क्या आएगा? m1 r1 माइनस आई कैप, तो मास मोमेंट तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है,
और मास मोमेंट ऑफ m2 क्या आएगा, मास मोमेंट ऑफ m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, m2 r2 प्लस का आई कैप। स्टेटमेंट क्या था, यूनिवर्सल फैक्ट क्या था कि नेट मास मोमेंट या सम ऑफ द मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। तो मतलब क्या हुआ मेरा, m1 r1 माइनस आई कैप प्लस m2 r2 प्लस आई कैप इज इक्वल टू 0। मतलब क्या रहा कि m1 r1 है ना, m1 r1 आई कैप इज इक्वल टू m2 r2 आई कैप से आई कैप करता, देखिए इधर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो क्या निकला m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। यहाँ से एक और फैक्ट जनरेट हो गया, देखिए r1 एंड r2 तो डिस्टेंस है ये, और r1 आई के पोजीशंस वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लीकेशंस ऑफ मास एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये कोई इक्वेशन 1 हो गया, एम आर इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशंस ऑफ मास एंड इट्स डिस्टेंस नॉट पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। तो यहां से कांस्टेंट है, तो यहां से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डिवाइड बाई m। तो मास जो है उसको रेसिप्रोकली डिवाइड करता है डिस्टेंस को, मतलब ये जितना ज्यादा होगा वो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से उस पार्टिकल्स की उतनी ही कम होगी, और ये मास जिस पार्टिकल का कम होगा उसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से उतनी ही ज्यादा होगी। अब हमारे क्वेश्चंस में कंडीशंस क्या थी कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ये मैंने सपोज किया था कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने m1 इज ग्रेटर देन m2, तो इस वाली कंडीशन से क्या निकला कि m1 तो बड़ा है और m2 और छोटा है, तो यहाँ पे m1 लिख दूंगा और ये r1 आ जाएगा, और यहाँ हमारा जो है r2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओवर m2। तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर ना आके किस पॉइंट पर आएगा, टूवर्ड्स द m1 आएगा। ये एक्चुअल पोजीशंस होगी सेंटर ऑफ मास की। तो यहाँ से कंक्लूजन्स क्या निकलता है कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो है हैवियर मास की तरफ होती है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस of a system of center, the locations of the center of mass of a system of particles is towards the heavier mass, is towards the heavier mass। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ से अब देखिए इसी क्वेश्चंस को आप इसी वाली कंडीशंस को ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि दो कांस्टेंट हो ही गया, आपको मालूम पड़ गया, तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो r1 बाई r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 बाई m1। हमारे कंडीशंस में क्या थी, m1 इज ग्रेटर देन m2 था, ये वाली कंडीशन से अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा m2 इज लेस देन 1, तो r1 बाई r2 इज लेस देन 1, देन r1 इज लेस देन r2, ये और इजी हो गया। तो मतलब ये नेक्स्ट पॉइंट बन गया सेंटर ऑफ मास के बारे में कि सेंटर ऑफ मास की किसी लोकेशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज टुवर्ड्स द हैवियर मास, वो हमेशा हैवियर मास की तरफ ही होता है सेंटर ऑफ मास, है ना। तो अब चाहे वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो या फिर एक क्या हो, बॉडी हो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए साहब। जैसे देखिए इस क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस एक बार पूछा गया है किसी भी एग्जाम्स में, और हर एक मॉड्यूल्स वगैरह में, हर एक कोचिंग के मॉड्यूल्स हर एक बुक में मिल जाएगा, है ना। केरला पीएमटी 2005 में पूछा गया है। ये क्रिकेट बैट है, जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें पता होगा क्रिकेट क्रिकेट बैट का ये वाला पोर्शन जहाँ के बॉल जो है उसको हिट करती है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, हैवियर होता है, भारी होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, है ना।
ये पोर्शन जो है इसका भारी होता है इधर। तो अभी हमने जो इससे पहली वाली उसमें क्या देखा था कि सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा किधर पाया जाता है, टुवर्ड्स द हेवियर मास पाया जाता है। तो क्वेश्चंस क्या है कि इसको जो है सेंटर ऑफ मास से काट दिया गया है, यहाँ से काट दिया गया है। पूछा क्या गया है कि क्या इस पार्ट का और इस पार्ट का मास इक्वल होगा? नहीं, अगर इस पार्ट और इस पार्ट का मास इक्वल होता तो सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच से होकर गुजरता, लेकिन ये तो इधर टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स है, तो सेंटर ऑफ मास मतलब इस वाले पोर्शंस का मास ज्यादा होगा, है ना। बॉटम पीस इज हैवियर, ठीक। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था, आपने देख लिया किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। और ये कंसेप्ट कहाँ से सॉल्व हुआ हमारा, मैंने इसका मान लिया यहाँ से सेंटर ऑफ मास था C1, ये C था मेरा। यहाँ पे मान लीजिए इस वाले पोर्शंस का मास M1 है और इस वाले पोर्शंस का मास M2 है। और इस वाला पोर्शंस का मास कहीं यहाँ पे पड़ेगा, ये R1 हो गई और ये R2 हो गई। तो M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। तो ये वाले पोर्शंस की लेंथ तो ज्यादा है ना। तो इसलिए M2 इज ग्रेटर देन M1। सॉल्व करके देख सकते हो, कंडीशंस लगा के आगे सॉल्व करके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पोजीशंस वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय। तो मैंने आपको मास मोमेंट के बारे में बताया था कि मास मोमेंट से हम जो है पोजीशंस वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास के लिए एक फॉर्मूला पहले ही मैं लिख चुका हूँ, इक्वेशंस ये वाला देखें, ये वाला RC इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 M4 R4। ये पोजीशंस वेक्टर हैं R1 R2 एंड R3, पोजीशंस वेक्टर ऑफ M1 M2 एंड M3 रेस्पेक्टिवली, है ना। ये होती है। अब दो सिस्टम, इसी को हम जो है दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अप्लाई कर देंगे। तो दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का पोजीशंस वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलेगा हमारा मास मोमेंट के कंसेप्ट से ही। वैसे तो इसका क्या होना है, पोजीशंस वेक्टर है वेक्टर सम, ये वाला आएगा आंसर डी। देखो आता कैसे है इसको सॉल्व करने के लिए, कि मान लीजिए हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और जिसमें केवल दो पार्टिकल है। क्या है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ये है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इट इज हैविंग ओनली टू पार्टिकल्स ओनली, M1 एंड M2, M2, ठीक है। ये एक उसमें रखा हुआ है, स्पेस में रखा हुआ है। थोड़ा सा दोबारा से बना लेते हैं, बड़ा सा एक सिस्टम है टू पार्टिकल्स का और एक स्पेस में रखा है। इसमें M1 मास M1 और ये M2, ये ओरिजिन है। इधर मैंने x एक्सिस ले लिया, इधर y ले लिया और इधर z एक्सिस ले लिया। इधर मेरा i कैप हो जाएगा, इधर j कैप हो जाएगा और इधर k कैप हो जाएगा। अब देखिए इस मास का पोजीशंस वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन है तो 3D में ही लेके चल रहा हूँ, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने 0 0 एंड 0 ले लिए और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x1 y1 एंड z1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2 एंड z2। तो इसका पोजीशंस वेक्टर मास M1 का पोजीशंस वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये क्या है, R1 है। क्या है, R1 है। और इसका पोजीशंस वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज R2 है। अब मान ला मैंने कि इन दोनों पूरे सिस्टम का मास जो M1 प्लस M2 है वो किसी इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, उसको ही मैंने क्या कह दिया, सेंटर ऑफ मास कह दिया। ये सेंटर ऑफ मास हो गया और इसका पोजीशंस वेक्टर मैंने ले लिया कैपिटल R, है ना। पोजीशंस वेक्टर ऑफ M1 अबाउट C, ये S ले लिया, S1।
पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 अबाउट C इज S2। देखिए R1 तो पोजीशन वेक्टर था M1 का अबाउट O या विद रेस्पेक्ट टू O ऑरिजिन, और ये पोजीशन वेक्टर था M1 का ही विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसकी डायरेक्शन ये होगी, सिमिलरली इसकी डायरेक्शन ये होगी, और इस वाले की डायरेक्शन ये होगी R2 की। अब मैं आपसे यहाँ से पूछूं तो वेक्टर S1 क्या होगा, तो आप सिंपल सा कहेंगे सर R वेक्टर R1 माइनस वेक्टर कैपिटल R, और R1 माइनस कैपिटल R। ये कहाँ से आया? वेक्टर सम ट्रायंगुलर मेथड्स ऑफ द वेक्टर एडिशंस। देखो ये R1 की डायरेक्शन से आएगी, कैपिटल R की डायरेक्शन। अगर हम देखें वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐसे करके, तो स्मॉल R1 जो होता है कैपिटल R प्लस S1 के सम के बराबर होगा, है ना। लेकिन हमें निकालना है S1 ही, तो S1 किसके बराबर होगा? R1 माइनस R हो जाएगा, है ना। तो सिमिलरली वेक्टर S2 इज इक्वल टू पोजीशंस वेक्टर ऑफ M2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या हो जाएगा? R2 माइनस R वेक्टर R कैपिटल R। अब मास मोमेंट जो हमारा यूनिवर्सल फैक्ट जो था अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या था कि नेट या सम ऑफ द मास मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0। तो M1 का हम सेंटर ऑफ मास मोमेंट निकालेंगे अबाउट C, और उसी तरीके से M2 का भी मास मोमेंट निकालेंगे अबाउट C सेंटर ऑफ मास के। तो मास मोमेंट ऑफ M1, मास मोमेंट ऑफ M1 अबाउट सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास हमारा क्या है? यहाँ पे C कंसीडर किया है। ये क्या है जनाब? M1 पोजीशन वेक्टर S1, सॉरी पोजीशन वेक्टर S1, तो M1 वेक्टर R1 माइनस कैपिटल R। सिमिलरली मास मोमेंट मोमेंट मास मोमेंट ऑफ M2 अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब पॉइंट C के। ये भी क्या हो जाएगा? M2 S2 वेक्टर S2, मतलब M2 R1 स्मॉल R1 R2 सॉरी स्मॉल R2 वेक्टर माइनस कैपिटल R। क्या था स्टेटमेंट कि इस मास मोमेंट का और इस मास मोमेंट का किसके अबाउट निकाला है हमने? सेंटर ऑफ मास के। इनका सम क्या होगा? 0 होना चाहिए। इनका सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब 0 कर देंगे इनके सम को, ठीक। इसके सम को, दोनों के मास मोमेंट को हमने जो है 0 कर दिया। M1 स्मॉल R1 माइनस R प्लस M2 स्मॉल R2 माइनस कैपिटल R वेक्टर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा M1 कैपिटल स्मॉल R1 प्लस M2 स्मॉल R2 माइनस का M1 प्लस M2 कैपिटल R वेक्टर। कैपिटल R वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया? M1 R1 प्लस M2 R2 ओवर M1 प्लस M2। तो ये कंसेप्ट कहाँ से निकली है? हमें क्या पता होना चाहिए? मास मोमेंट पता होना चाहिए, और क्या फैक्ट पता होना चाहिए
कि नेट मास मोमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 0। ये दो फैक्ट्स पता होना चाहिए। तो हम 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो या 3 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो या 4 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, सबके लिए यही आएगा। अगर हमारा जो है n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है तो उसके लिए मास मोमेंट क्या हो जाएगा, ये पोजीशंस वेक्टर ऑफ इसका। अब देखिए ये जो पोजीशंस वेक्टर आया है सेंटर ऑफ मास का विद रेस्पेक्ट टू r आया है, विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन आया है। ये पोजीशंस वेक्टर जो सेंटर ऑफ मास का निकला है हमारा, किसके रेस्पेक्ट में निकला है, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में निकला है ना। तो r को आप क्या लिख सकते हो, x, इसके अगर आप कोऑर्डिनेट xc yc एंड zc ले लेते तो xc i कैप प्लस yc j कैप प्लस zc k कैप, और इसे क्या लिखा जा सकता था, r1 को, r1 पोजीशंस वेक्टर r1 को क्या लिखा जा सकता था, यहाँ पे हमारा पोजीशंस वेक्टर r1 हमारा क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड पोजीशंस वेक्टर r2 क्या है हमारा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, एंड पोजीशंस वेक्टर rc क्या है हमारा, xc i कैप कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, yc j कैप प्लस zc k कैप। इनको कंपेयर करके तो हम जो है उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में करेंगे, कंसेप्ट यही यूज होना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स के लिए जो पोजीशंस वेक्टर है ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन क्या आएगा, r इज इक्वल टू आएगा कैपिटल R जो है पोजीशंस वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, m1 positions vector of mass m1 with respect to origin, m2 positions vector of mass m2 with respect to origin, m3 r3 positions vector of m3 with respect to origin, and so on, mn positions vector of mn with respect to origin, divide by नेट मास। नेट मास क्या हो जाएगा हमारा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन mn। अब देखो ये जो है फंडामेंटल इक्वेशन है, एक फंडामेंटल इक्वेशन है टू फाइंड द पोजीशंस वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, है ना। तो इससे ही अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग with रेस्पेक्ट टू t, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी हमारी आएगी वो इसकी सेंटर ऑफ मास की, ये वेलोसिटी dr/dt पोजीशंस वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, dr1/dt m1 प्लस m2 dr2 वेक्टर बाई dt प्लस m3 dr3 vector by dt and so on, mn drn by dt, है ना। तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ डिवाइड बाई नेट मास, तो ये हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn, है ना। तो नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गई, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी, m1 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, v1 m2 v2 m3 v3 एंड सो ऑन mn vn, velocity of nth particle डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 नेट मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। अगर इसको जिस तरीके से इसे डिफरेंशिएट करके हमें वेलोसिटी मिली है उसी तरीके से इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन।
ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशंस m1 a1 m2 a2 m3 a3 and so on mn an divided by कैपिटल M। फोर्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास आ गया m ac। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं T इक्वल टू dpc बाई dt। देखो अगर इसको इस वाले रिलेशंस को देखें, इसको हम m से मल्टीप्लाई कर दें तो mvc ये क्या होगा हमारा लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो vc की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखें तो क्या होगी, हाफ नेट मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो गई। देखो इसको हम क्या कहते थे, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि इस तरीके से सिंपल नहीं था वो, जो है इसको हमने क्या किया, क्या पोजीशन एवरेज ऑफ मास, ये क्या टर्म था, पोजीशन एवरेज ऑफ मास। और क्या था ये, पोजीशन एवरेज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, पोजीशन एवरेज ऑफ मास, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी एवरेज ऑफ मास, ये वाला क्या कहलाएगा जिसका मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ, वेलोसिटी एवरेज ऑफ मास कहलाएगा, वेलोसिटी एवरेज ऑफ मास। और दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एवरेज ऑफ मास, ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन एवरेज ऑफ मास। ये वाला एक्सेलरेशन एवरेज ऑफ मास कहलाएगा। तो यहाँ से और काइनेटिक एनर्जी ये है ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। तो यहाँ से आप जो है कंक्लूजन निकाला हमारा, जब पोजीशन एवरेज ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो गया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी एवरेज ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन एवरेज ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और किस तरीके से हम मास मोमेंट के कंसेप्ट का यूज करके उसका पोजीशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। फिर पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलने के बाद में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड। कंसेप्ट क्या है हमारा, केवल एक ही है, विद द हेल्प ऑफ द, क्या किसके हेल्प की, मास मोमेंट। ये देखिए अब जो है इसमें एफ जो आया है मेरा, एफ सी फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एफ सी जो आया है क्या था, एफ सी इक्वल टू एम कैपिटल एम नेट मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास था। तो ये एक्सेलरेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, ये आ गया यहाँ से एफ सी। तो एफ सी को भी हम जो है क्या है, नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास हो गया। अब ये नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास जो है, इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी लिख सकते हैं, एफ सी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये जो एफ सी है, जो सेंटर ऑफ मास पर जो नेट फोर्स लगा हुआ है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है।
एक्सटर्नल फोर्स है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस को चेंज करने के लिए इंटरनल फोर्सेस का कोई भी कंट्रीब्यूशंस नहीं होता। अगर इंटरनल फोर्सेस ही लगे हुए होते हैं तो उस पर जो है नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 रहता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 रहता है तो मतलब पार्टिकल की पोजीशन ना तो पोजीशंस बदलेगी, ना उसमें वेलोसिटी आएगी, नहीं अगर वो कांस्टेंट मोशन से पहले से घूम रहा है तो कांस्टेंट मोशन से ही घूमता रहेगा, वो एक्सेलेरेटेड नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? और उसका लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ये केस है सेंटर ऑफ मास। दूसरी बात जो है, ये सेंटर ऑफ मास पर जो हम एफसी फोर्स लगा रहे हैं किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, तो वो जो सेंटर पर जो मास था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, टोटल मास जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का आ रहा था m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। उस सिचुएशंस में इस पार्ट ये जो मास है, सेंटर ऑफ मास एज ए पॉइंट ऑफ मास ही कंसीडर किया जाएगा। पॉइंट ऑफ मास कंसीडर किया जाएगा, तो जब फोर्स F लगाने पर एक पॉइंट M जिस तरीके की मोशन देता है, कैसी मोशन देता है? रेक्टिलिनियर मोशन से ट्रांसलेटरी मोशंस होती है उसकी, तो सेंटर ऑफ मास भी हमेशा ट्रांसलेटरी मोशंस में ही जाता है। कैसी मोशंस में जाता है? ट्रांसलेटरी मोशंस, ट्रांसलेटरी मोशन में रहता है हमेशा। अब वो ट्रांसलेटरी मोशंस 1 डायमेंशंस भी हो सकती है, 2 डायमेंशंस हो सकती है एंड 3 डायमेंशंस हो सकती है ना? 2 डायमेंशंस का मतलब पैराबोलिक मोशंस का है। जैसे आपने कोई बैट फेंका, बैट है, मान लो ये बैट था, तो बैट का जो एक स्ट्रक्चर या एक रॉड मान लीजिए, ये रॉड फेंक दिया आपने और इसको रोटेट करते हुए फेंक दिया है, तो ये रॉड के अलग अलग पार्टिकल देखें तो उनकी मोशंस जो है ट्रांसलेटरी मोशंस भी होगी और रोटेशंस मोशंस भी होगी, स्पिन भी कर रहे होंगे अदर पॉइंट्स, लेकिन इसका एक सेंटर ऑफ मास है, वो इस तरीके से जा रहा होगा, ऐसे करके। वो पैराबोलिक मोशंस में जाएगा, है ना? तो ये पैराबोलिक मोशंस क्या है उसकी ट्रांसलेटरी मोशंस का ही एक पार्ट है, 2 डायमेंशंस ट्रांसलेटरी मोशंस हो गई। तो सेंटर ऑफ मास जो है, हमेशा जब उस पर फ़ोर्स लगता है और वो उसकी पोज़ीशंस को चेंज कर रहा हो, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो या फिर वो एक्सेलरेटेड हो रहा हो, तो वो कैसे जाएगा? ट्रांसलेटरी मोशंस में ही जाएगा। रोटेशनल मोशंस का या रोटेटरी मोशंस का उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता सेंटर ऑफ मास पर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इंटरनल फोर्सेस का भी सेंटर ऑफ मास की ना तो पोज़ीशंस बदलते हैं, ना ही क्या बोलते हैं वेलोसिटी बदलते हैं, ना ही जब वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो ना चेंज इन मोमेंटम भी नहीं आएगा। चेंज इन मतलब मोमेंटम उसका कंज़र्व रहेगा, मोमेंटम कंज़र्व रहेगा। है ना? और एक्सेलेरेशंस भी नहीं आएगा। तो अब देखिए अगर एक्सटर्नल फ़ोर्स सेंटर ऑफ मास पर 0 हो जाता है, तो यहाँ से हमारा इस वाले रिलेशन से ये वाले इक्वेशन से इसमें Fc = 0 डाल दिया, तो dP/dPc/dt ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये Pc = 0 है ना? Pc = 0 नहीं, PC dPc = 0 इसका मतलब क्या है कि PC = कांस्टेंट मतलब सेंटर ऑफ मास पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी हमने डिस्कस किया था इंटरनल फोर्सेस पर उसकी सेंटर ऑफ मास की मोशंस डिपेंडेंट नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे द मोशंस ऑफ अ बाइनरी स्टार्स S1 एंड S2 इज कॉम्बिनेशंस ऑफ x एंड y। Here x and y refer to। देखिए x and y क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ द मोशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोशंस अबाउट द सेंटर ऑफ मास। मोशंस ऑफ अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ वन स्टार्स एंड पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इन दोनों का जो है हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये एक स्टार है, ये दूसरा स्टार है। इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पॉइंटेड है। तो ये दूसरा ये स्टार जो पहला स्टार से इस पॉइंट ऑफ
मास के अबाउट कैसे है, सर्कुलर मोशंस में भी है और ट्रांसलेटरी मोशंस में भी है, ऐसे भी बढ़ रहा है। ये जो स्टार है इस पॉइंट के अबाउट कैसा है, सर्कुलर मोशंस में भी है और ट्रांसलेटरी मोशंस में भी है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी इन ये स्टार्स इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये स्टार्स इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू स्टार्स इज इंटरनल फोर्स है। क्या है? इन दोनों का इंटरनल फोर्स है। अगर इसको भी हम एक पार्टिकल कंसीडर करें और इसको भी इनको पार्टिकल कंसीडर करें, तो इंटरनल फोर्स है। इस इंटरनल फोर्स की वजह से इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस को चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली ही किसी वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मोशन में है, तो वो इनिशियल स्ट्रेट लाइन मोशंस में ही चलता रहेगा, है ना? अगर वो रेस्ट में है, तो इनिशियली रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, द मोशंस ऑफ बाइनरी स्टार्स S1 एंड S2 इज कॉम्बिनेशंस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ वन स्टार नहीं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड पोजीशंस ऑफ, ये इससे आएगा, पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जा रहा है एक वेलोसिटी से, लेकिन इसकी पोजीशंस क्या है, फिक्स है, वो बदल नहीं रही है ना? मोशंस भी है सेंटर ऑफ मास की, वो स्ट्रेट लाइन मोशंस में से प्रीवियस क्लास जो प्रीवियस सेक्शंस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस वाले में कि वो मोशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे थी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस होती है और वो एक ट्रांसलेटरी टाइप की मोशंस होती है सेंटर ऑफ मास की हमेशा, वो कभी भी रोटेटरी मोशंस पर अफेक्टेड नहीं होता। रोटेटरी मोशन से सर्कुलर मोशन से अफेक्टेड नहीं होता। तो यहाँ से हमारा जो है ये आ गया, सी ऑप्शन आ गया। सेकंड, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी दिस एंड दिस, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया, आइडेंटिकल है तो मतलब है इसका मास और इसका मास क्या होगा, दोनों का ही सेम होगा, m1 और m2 सेम होंगे, मतलब आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब है m1 इज इक्वल टू m2 दैट इज m1। अब इनका सेंटर ऑफ मास कहीं भी इधर जा रहा होगा, ये v वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, 2v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये v वेलोसिटी से इधर आ रहा है। अब सेंटर ऑफ मास हमने मान लिया यहाँ पे है इसका C पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास है। तो अब कंसीडर करते हैं कि इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, है ना? तो इसमें हम ले लें वेक्टर आई कैप और इधर से इधर की वाली डिस्टेंस को ले लूं माइनस का वेक्टर आई कैप। तो ये पार्टिकल की का लीनियर मोमेंटम या मोशन तो पॉजिटिव हुई और इसकी हो गई नेगेटिव, तो मतलब क्या आएगा मेरा, m1 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करनी है। तो टोटल मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या रहा, टोटल मास ऑफ सेंटर ऑफ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सीधा निकालता हूँ, क्या है मेरा फॉर्मूला, m1 v1 प्लस m2 v2। प्रीवियस क्लास में हम जो है डिस्कस कर, प्रीवियस सेक्शन में इससे पहले वाली स्लाइड्स में m1 प्लस m2, m1 m2 की और v1 v2 की वैल्यू डाल दूंगा, तो m1 ये क्या हो जाएगा, 2v आई कैप प्लस का, प्लस m2, m2 m ही है, इसका v माइनस का आई कैप ओवर m प्लस m, क्या रहा, देखिए यहाँ से 2m v प्लस का और ये माइनस का mv आई कैप ओवर 2m, ऊपर बचा मेरा केवल mv ओवर 2m,
आई कैप, एम से एम कैंसिल आउट, v/2 आई कैप, तो वी सी इज इक्वल टू आ गई हमारी v/2 आई कैप आ गई। तो वी सी इज इक्वल टू v/2 आई कैप है, तो मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास या पॉइंट सी जो है v/2 वेलोसिटी से पॉजिटिव आई कैप की तरफ जा रहा होगा, पॉजिटिव आई कैप की तरफ जा रहा होगा। इट मींस वेलोस जिस पार्टिकल m1 की वो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी पूछी है, तो इसमें वेक्टर नहीं दिया गया, केवल इसका मॉड दे रखा है। मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, v/2। तो ये v/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या था, वही सेंटर ऑफ मास वाला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वाला रिलेशन था। अब इसको हमें रखते समय ध्यान रखना है कि हम रेफरेंस पॉइंट सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं, तो एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव लेना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर two particle system with particles having masses m1 and m2. If the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d, what distance should second particles be moved so as to keep the center of mass at the same positions? मतलब positions of center of mass is not changing. Positions of the, to keep the positions of center of mass at the same position. Positions of center of mass is not changing, मतलब डेल्टा आर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है ना। तो डेल्टा आर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, तो मतलब हमारा क्या था, आर सी इज इक्वल टू क्या था, m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2 था। अब डेल्टा आर सी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2। टू पार्टिकल सिस्टम विद m1। देखिए अब ये दो पार्टिकल सिस्टम हमने ले लिए, ये तो जीरो है तो इसको हम जीरो के बराबर डाल देंगे। ये यहाँ से दो पार्टिकल का सिस्टम ले लिया, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और मैंने कहा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ मान लिया पॉइंट सी पर। ठीक, इसको टूवर्ड द सेंटर ऑफ मास क्या कहता है, पुश टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। तो इसको हमने कितना कर दिया, पुश कर दिया टूवर्ड द सेंटर ऑफ मास। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट है, इधर वही आई कैप होगा और इधर माइनस का आई कैप होगा। तो आपने इसको इधर से इधर पुश किया है, तो ये प्लस में जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी ले लेंगे, तो डी ही डिस्प्लेस किया है इसने, तो यहाँ से इसका जो मास मोमेंट निकलेगा, चेंज इन मास मोमेंट क्या आएगा, एम डी आई कैप आएगा प्लस का। लेकिन इधर मान लो इसको हम जो है पुश करते हैं एक्स इस डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस का आई कैप। तो चलते हैं, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शंस में जा रहा है, तो डेल्टा आर सी इसी इक्वेशंस को यूज करेंगे। आर सी तो जीरो है, जीरो इज इक्वल टू एम डी आई कैप प्लस m1 डी आई कैप प्लस m2 x माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप, तो इज इक्वल टू जीरो है ही। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एम डी आई कैप इज इक्वल टू m2x आई कैप प्लस के हो गए, आई कैप से आई कैप कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू m1 डी बाई m2, है ना, m1 डी बाई m2। तो इसको हम किधर पुश कर देंगे, टूवर्ड द सेंटर ऑफ मास, कितना डिस्टेंस पर, m1 डी बाई m2, ये आंसर आ गया। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा,
ये एक ट्रायंगल दे रखा है ना। तो इस ट्रायंगल का लेमिना के लिए हम इसको जो है ट्रायंगल नॉट ए लेमिना, ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस पर m1 m2 एंड m3 मासेस रखे हुए हैं। अब देखो इसको अगर हम लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट्स लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन 0 0 कंसीडर कर लेते हैं, 0 0 होंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखिए x तो ये हो गया है x3 तो मतलब 0.5 और y3 क्या होगा? y3 हमारा जो हो जाएगा ये l sin 60, l कितना है 1 है और sin 60 की वैल्यू √3/2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए √3/, ठीक है ना। और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 एंड 0। पहली बात तो देखिए इसमें से देखिए √3/2 ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि x के कंपोनेंट में तो √3/2 नहीं है, b और c बच गए। चलिए निकालते हैं। तो इसमें से b और c में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो अब जो है इसका xc निकालते हैं। xc इक्वल टू होगा हमारा m1 x1 प्लस m2 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ से देखिए ये कितना है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका केजी में आ जाएगा 0.15, इसका आ जाएगा 0.05 और इसका आ जाएगा 0.1। तो देखिए 0.5 इंटू ज़ीरो, ये जीरो में चला गया। 0.15 पॉइंट x1 x2 पे वो है 0.1 है, तो ये 0.1 इंटू 0.5, 0.1 इंटू 1 ये वाला, एंड प्लस m3 कितना है 0.15 इंटू 0.5 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 0.505 0.1 प्लस 0.15 जीरो। तो यहाँ से देखिए इसका आ जाएगा, ये तो जीरो में चला जाएगा, ये 0.1 और ये 0.1 प्लस 0.075 डिवाइड बाई सर हो जाएगा हमारा 0.3 तो 0.175/0.3 मतलब ये हो गया 175/300। अब देखिए 25 से ये 7 बार जा रहा है और ये 25 से ही जाएगा 12 बार, तो एक्स सी तो हमारा आ गया, ये एक्स सी इक्वल टू क्या हो गया 7/12 आ गया, है ना। 7/12 एक्स सी 7/12 आ गया। तो ऐसे ही हम वाई सी भी फाइंड आउट करेंगे। तो वाई सी हमारा क्या आएगा, देखो मैं सीधा निकलता हूँ 0.5 इंटू 0 प्लस 0.5 इंटू 0 प्लस इधर 0.1 इंटू 0 प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये वाला है 0.150 इंटू 3/2 नीचे टोटल मास 0.3, ये भी जीरो में ये भी जीरो में, ये हो जाएगा हमारा 0.150√3/0.3 इंटू 2। वाई सी हमारा क्या आ गया, इसको हटा देंगे इसका, तो यहाँ से 152√3/300 इंटू 2 कैंसिल आउट, 2 टाइम्स √3/4
वाई सी रूट 3/4 और एक्स सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है सेंटर ऑफ, इसमें देखिए जब वाई सी जब निकाला है तो वो भी यही आएगा M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है, लुक एट द ड्रॉ गिवन द फिगर्स व्हिच हैज बीन drawn with the link or uniform line thickness, the mass of the link used to draw each of the two inner circles and each of the two line segment is m। अब देखिए इसमें इनर सर्कल्स, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। ठीक है, एंड द मास ऑफ द इंक यूज्ड टू ड्रॉ द आउटर सर्कल, इसका मास 6m है। ठीक, दूसरी चीज क्या है इस क्वेश्चन में कि 0.33 आउटर सर्कल का कोऑर्डिनेट्स हैं, आउटर सर्कल के इसके हैं, ये किस पे है मेरा, ये मास जो है मेरा 0 0 पर है 6 वाला, एंड लेफ्ट इनर सर्कल का इसका जो मास m है, ये मास कितने पे है, -a और +a पर है। और इनर सर्कल, राइट इनर सर्कल का है, इसका भी मास m है, ये किस किस किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए ए हैं। वर्टिकल लाइन ये है, इसका भी मास m ही है और इसका कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 0। और हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है, इसका भी मास m है और ये है 0 एंड -0 पर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो इसमें y c इज इक्वल टू क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3। कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हो रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, m4 प्लस m4 y4 प्लस m5 y5 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। अब चलिए m1 में इसी को ले लेता हूँ 6 के कोऑर्डिनेट्स 0 6m इंटू 0 प्लस m2 मैंने ये ले लिया m इंटू a, है ना, और m2 मेरा ये ऐसे ही चल रहे हैं हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये, तो इसका फिर आ गया m इंटू 0, फिर इस पे आ जाएंगे 0 0 है, m इंटू 0, है ना, देन फिर इस पे आ गए m इंटू, इसके कोऑर्डिनेट देखिए -a था, m1 0 m1 a m -a, दोबारा से लिखते हैं, y c इक्वल टू, इसको मैंने m1 माना था, इससे ही क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो 6 m इंटू 0 प्लस m इंटू a, इसका क्या है y कोऑर्डिनेट माइनस वो है, तो m माइनस एम ए, इसका फिर 0 0 है, m0 प्लस इसका प्लस का एम ए, पांचों के पांचों हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो देखिए m प्लस m प्लस ये 6m m1, बाद बाकी के m है 4, तो m प्लस m वाई सी इक्वल टू, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 4 10, और ये तो 0 में चला गया, ये इससे कट गया, यहाँ से m a/10 m से m कटा, a/10, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, आया नहीं आया समझ में, तो इसको
y उसी तरीके से निकाला है, y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 इसके कंसेप्ट से। नेक्स्ट ये है, देखिए क्वेश्चंस, particles of mass m, 2m, m, 2m, 3m, and so on, nm grams are placed on the same lines at a distance L, 2L, 3L, and NL centimeters from the fixed points. The distance of the center of mass of the particle from the fixed point in center of mass. तो देखिए फिक्स्ड लाइन पर हैं तो लाइन को, एक तो लाइन हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए या फिर वर्टिकल लाइन ले लीजिए। हमने कहा ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऐसे रखे हुए हैं, यहाँ पे कहाँ से है, ये 0 0 पर है तो 0 पर कोई पार्टिकल नहीं रखा। m1 का मास, m मास का पार्टिकल रखा है l पर, यहाँ से a पॉइंट हो गया, इसका m और ये वाली डिस्टेंस है l। दूसरा पार्टिकल रखा है b पर 2m मास का, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाती है 2l, और 3m मास का c पर रखा है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से हो जा रही है 3l। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो इसको मैं कंसीडर कर लूँ, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट L0, 2L0, 3L0, 4L0 एंड 6L0। तो y तो 0 ही आ रहा है, y की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें x की जरूरत पड़ेगी। तो xc इज इक्वल टू m1 x1, m2 x2, m3 x3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा mn xn डिवाइड बाई नेट मास। नेट मास क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन mn। देखिए यहाँ से क्या किया, xc निकालने के लिए क्या कर दिया, m इंटू एल प्लस m इंटू 2m इंटू 2l प्लस 3m इंटू 3l प्लस 4m इंटू 4l, ऐसे ही चलता जा रहा है। ये कहाँ तक, nm इंटू nl डिवाइड बाई m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m एंड सो ऑन, कहाँ तक, nm तक। तो देखो इसमें से मैं n ml कॉमन ले लूंगा, तो ml कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 प्लस 4, 2 इंटू 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे से m कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n, यहाँ से ये कटा m n। ये देखो सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स हो गया। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 ओवर n प्लस 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। और ये वाला टर्म जो हो जा रहा है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हो जा रहा है। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 होता है। देखो n इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये 3 चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से l 2n प्लस 1 बाई 3, तो 2n प्लस 1 बाई 3 इंटू एल, ये ऑप्शन सही हो गया। ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट तो वही है सेंटर ऑफ मास निकालने पर, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज और ऐड हो गई है, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ द n नेचुरल नंबर से अगर हमें ये आता है तो क्वेश्चन इजी है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ मास of a system of 3 particle of masses 1 to 1 gram 2 gram and 3 gram is taken at the origins of the coordinate system। मतलब इन तीनों का सेंटर ऑफ मास क्या है, इन तीनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ऑरिजिन है, मतलब ये 0 0 है।
ठीक है, और 0 3D में। अब इसमें एक द पोजीशंस वेक्टर ऑफ द फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 4g सच दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फोर्थ पार्टिकल। अब ये 4 पार्टिकल और मिला के 3 ये और चौथा ये, इन दोनों का जो है इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का पोजीशंस वेक्टर फोर्थ पार्टिकल लाइज एट द पॉइंट दिस, है ना, इज दिस। तो उसका पोजीशंस वेक्टर हमें क्या दे रखा है, आर सी इज इक्वल टू दे रखा है। पोजीशंस वेक्टर किसका, ये तीनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ हो गया, और ये चौथा पार्टिकल ये हो गया, है ना। द पोजीशंस वेक्टर ऑफ द फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 4g such that the center of mass of the fourth particle lies at a point। ये यहाँ पे 4 ग्राम हो गया, यहाँ पे हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तीनों थे ग्राम ऐड होके, और इसका पॉइंट है 1 2 एंड 3। इन दोनों का इस ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया, और एक सॉरी एक पार्टिकल ये हो गया और दूसरा पार्टिकल ये हो गया। इस पॉइंट पर 3 पार्टिकल्स हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 इसका मास है, तो मतलब ये गया 6 ग्राम मास तो इस पॉइंट पर है। ऐसे समझिए आप, यहाँ से 6 ग्राम मास है 0 0 एंड 0 पर, और क्या नाम है इसका, 4 ग्राम मास है पॉइंट 1 2 एंड 3 पर, और यहाँ पे इसका कोई सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरे सिस्टम का। उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 एंड 3, और इसका पोजीशंस वेक्टर है किसके रेस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, वेक्टर आर सी इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू पूछे, तो अब तो ये हो गया, यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स डाल लीजिए। देखिए, तो एक्स सी इज इक्वल टू क्या होगा, m1 x1, इसको m1 ले लें और ये m2 हो जाएगा हमारा। तो और m1 x1 प्लस m2 x2, और m जो है x कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय प्लस m3 x3, है ना, डिवाइड बाई क्या, नेट मास m1 प्लस m2 प्लस m3। देखिए m यहाँ पे वो तो है नहीं, 3 तो है ही नहीं, तो m3 तो 0 ही है, तो x c इक्वल टू m1 हमने कितना माना था, ये m1 है हमारा, 6 इंटू 0 प्लस m2 क्या कंसीडर किया है, 4 है, क्या कंसीडर नहीं किया, दे रखा है, इंटू 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 4। देखो ग्राम का यहाँ से 10 की पावर -3 आएगा केजी में कन्वर्ट करने पर, इधर से भी 10 की पावर -3 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एक्स सी आ गया, एक्स सी इक्वल टू क्या रहा, बताइए भाई, ये 0 में चला गया, और ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 4, और नीचे 10, तो 4 आ गया। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स का जो है एक्स सी इक्वल टू हमारा क्या आएगा, यहाँ से अल्फा आई कैप आएगा। तो अल्फा आई कैप है ना, एक्स सी आई कैप, तो एक्स सी इज इक्वल टू, इसको हम जो है सेंटर ऑफ मास के पोजीशंस वेक्टर से कंपेयर करते हैं, जो एक्स सी आई कैप लिखा जा सकता है प्लस वाई सी जे कैप, और इसको जेड सी के कैप लिख सकते हैं। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट आई कैप जे कैप एंड के कैप, तो एक्स सी आई कैप इज इक्वल टू अल्फा आई, देन एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। और यहाँ से इस वाली कंडीशन से एक्स सी आया हमारा 4/10, तो अल्फा इज इक्वल टू 4/10, तो 4/10 का मतलब क्या हुआ, 2/5। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी देखें आप ध्यान से। Two particle of masses m1 m2 initially at rest starts moving towards each other under their mutual force of attraction, the speed of the center। देखिए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब वो है म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पार्टिकल है, एक एक पार्टिकल ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2, और
म्यूचुअल अंडर स्टार्ट्स, क्या कह रहा है, इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियली रेस्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास 0 पर है। अब वो म्यूचुअली फोर्स ऑफ मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो इनिशियली द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों पे जो लगा हुआ है ये इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स तो इसके सेंटर ऑफ मास को बदलेगा ही नहीं, मतलब सेंटर ऑफ मास की न पोजीशंस बदलता और न ही वेलोसिटी बदलता, न ही एक्सेलेरेशन। तो मतलब एक्सेलेरेशन ही नहीं होगा उसमें, इंटरनल फोर्सेस लगा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास का जो है एक्सेलेरेशन 0 हो गया, AC इज इक्वल टू 0। AC 0 है और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, तो फाइनल पोजीशन, वैसे तो कंसेप्ट में पहला ही कंसेप्ट तो ये है कि देयर इज नो चेंज इन द इनिशियल पोजीशंस। फिर भी हम जो है इनिशियल पोजीशंस निकाल लें या फिर डिस्टेंस निकाल लें, डिस्प्लेसमेंट एक्स सी इज इक्वल टू क्या होगा, यू सी टी प्लस हाफ ए सी टी स्क्वायर। ये भी 0, ये भी 0, तो ऑप्शन जी आ जाएगा। और नहीं तो ये कंसेप्ट सीधा का सीधा है, सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन और अपनी वेलोसिटी पोजीशंस नहीं बदलेगा, पोजीशन नहीं बदलेगा तो वो मोशंस में नहीं आएगा, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो एक कांस्टेंट मोशन से चल रहा होगा जब तक उस पर कोई एक्शनल फोर्स नहीं लगता। मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, तो न्यूटन्स फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन इसको सेंटर ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक दूसरा नाम भी है सेंटर ऑफ इनर्शिया, यहाँ से ध्यान रखना, सेंटर ऑफ इनर्शिया भी है। तो सेंटर ऑफ इनर्शिया में क्या है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या है, जब तक कोई एक्शनल फोर्स किसी पार्टिकल पर नहीं लगता वो अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करता या स्टेट ऑफ मोशंस को चेंज नहीं करता। सेम कंसेप्ट यहाँ सेंटर ऑफ मास को भी हम क्या कंसीडर कर रहे थे, पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मास उस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो जा रहा था। किस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो जा रहा था, सेंटर ऑफ मास पर। अब जब पूरा मास जो है उस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो जा रहा था तो सेंटर ऑफ मास को पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे थे, है ना, तो पॉइंट मास की भी वही, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को वो उसी तरीके से फॉलो करेगा जिस तरीके से एक पॉइंट पार्टिकल कंसीडर करेगा, है ना। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो उस पर मोशंस में नहीं आएगा। तो इस केस में केवल इंटरनल फोर्स लगा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास मोशन में नहीं रहेगा, तो 0 डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब देखिए इसमें टू बॉडीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses 2 kg 4 kg are moving with velocity this and this towards each other due to the mutual gravitational forces, है ना। what is the velocity of their center of mass, are moving because of their mutual gravitational forces, मतलब इंटरनल फोर्स लगा हुआ है पार्टिकल्स पर, दोनों बॉडीज पर, तो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उनकी वेलोसिटी इज 0, है ना। तो वैसे भी आप कर लीजिए कि एक को पॉजिटिव लेना है, कि मान लो यहाँ पे एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी हमारी ये है, इसका मास है 2 kg और ये इसका मास है 4 kg। ये वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रही है और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शंस। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसकी जो है वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। अब देखो यहाँ पे इनका कहीं सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस किधर होती है, टुवर्ड्स द हैवियर मास, तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो जाएगा सी। तो अब ये भी मतलब जाएगा, आप देखते हैं इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, तो वी सी इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, देखो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ मास, इस डायरेक्शंस में पॉजिटिव है ना, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो 2 इंटू 20 पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 + 4, 0 ही आ गई, नहीं आ गई, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, 0 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर।
ये पहला ही जैसा पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए जैसे ट्रायंगुलर वाला क्वेश्चन हम पहले एक डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे आप जो है ऑरिजिन कंसीडर कर लीजिए और इसको m1 ले लीजिए, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 0। ये m2 ले लीजिए और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3 एंड 0। ये m3 ले लीजिए और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, तो जीरो, ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड 4। तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजीशंस वेक्टर निकाल लेता हूँ मैं सीधा का सीधा, आर सी इज इक्वल टू क्या होगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो आर सी इज इक्वल टू देखिए m1 r1 m1 तो मेरा कितना है 1 kg लिया था, r1 है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस m2 क्या लिया है मैंने 1.5 kg लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 25, ये 2.5 है m3, 2.5 क्या है 2.5 है m3 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 i कैप प्लस 4 j कैप डिवाइड बाई कितना m1 प्लस सॉरी m3 प्लस m3 r3, है ना, और m1 कितना 1 kg, m2 1.5 और m3 2.5। आर सी इक्वल टू आपका आ गया, देखिए ये 0 में चला गया, 4.5 आई कैप ये भी 0 में चला जाएगा, तो आई कैप का जो आएगा मेरा कोऑर्डिनेट 0 प्लस 4.5 प्लस 0 आई कैप, और जे कैप में जो आएंगे 0 प्लस 0 प्लस 100 10 जे कैप डिवाइड बाई ये कितना हो गया 345, है ना, ये 5 आ गया, ये मेरा 5, तो आर सी इज इक्वल टू 4.9 आई कैप बाई 5 प्लस 10 बाई 5 जे कैप, मतलब 0.9 आई कैप प्लस 2 जे कैप, मतलब एक्स एक्सिस पर तो कितना 0.9, ये मान लीजिए 0.9 मान लेता हूँ वाला 0.9, और बाई एक्सिस पर यहाँ ये सेंटर ऑफ मास आ गया, इसके 0.9 एंड 2, कौन सा होगा 0.9 सेंटीमीटर राइट एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अबव फ्रॉम डी। क्लियर, कुछ नहीं था, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डी वाला वो सारे क्वेश्चंस इजी हैं, केवल ये आपके कंसेप्ट के बिल्डअप्स के लिए मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर दे रहा हूँ कुछ। नेक्स्ट है हमारा ये, तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, ये क्वेश्चंस है, लेट द थ्री इक्वल masses situated at the vertices of an equilateral triangle and shown is figure this. Now the particle A starts with a velocity v1 towards line AB, particle B starts with a velocity v2 towards line BC, and particle C starts with a velocity A इधर जा रहा है, दिखा रखा है इसमें, क्या इसमें कोई व्हाट इज द वे, अच्छा व्हाट इट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वही क्वेश्चन है ये बेटा बेटा, कि देखिए क्या कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच, तीनों पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, और वो सब क्या हैं इंटरनल फोर्सेज हैं, इंटरनल फोर्सेज हैं तो नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगी, है ना,
पार्टिकल मूव ही नहीं हो रहा होगा इंटरनल फोर्सेस की वजह से, तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो उसका जो है एक्सेलरेशंस भी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशंस भी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या आएगा यहाँ से 0 ही आएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमारा 0 ही होना है। क्लियर होना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये है, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। फ्रॉम अ गन हुज बैरल इज inclined at an angle theta to the horizontal, fires three small balls kg, 5 kg and 4 kg, which moves in different directions as shown in figure. It is given that the center of mass of the three cells moves the directions barrel, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हम जो है पहले तो इसकी वेलोसिटी दे रखी है पार्टिकल की, इस पार्टिकल इस बॉल की वेलोसिटी है, इस बॉल की वेलोसिटी है, इस बॉल की वेलोसिटी है। अब यहाँ पे हम ऐसे कंसीडर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर आई कैप ले लेंगे, इधर जे कैप ले लेंगे। तो इन ये जो हरे तीनों बॉल्स का सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, और उसी वेलोसिटी से ये गन का जो है सेंटर ऑफ मास रिकॉइल करेगा, है ना, उसी मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, अब मैंने बता भी था, जब एक्शनल फोर्स नहीं लगा हुआ होता किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, उसका लीनियर मोमेंटम about center of mass या center of linear momentum of the center of mass remains conserved रहता है। ठीक, तो क्या कंडीशंस है कि जिस इसका जो है हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे इस पूरे सिस्टम की, तो उसका जो है यहाँ से भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वही आनी है ना। तो इसको हम कंपेयर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होगा, velocity of the center of mass of this entire, कौन सा, this entire system of three balls is equal to the sorry linear momentum of the linear momentum of the entire this system of this system, entire this system, linear momentum of entire this system, मतलब system of balls is equal to the linear momentum of the piston, है ना। तो वही कंसेप्ट लग जाएगा। तो हम जो है निकालें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल देते हैं इसकी, क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ये बॉल, सिस्टम ऑफ balls, velocity of the center of mass of the system of balls, velocity of the system of mass of the center of balls क्या रहेगा, m1 v1 m2 v2 m3 v3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, vc इक्वल टू क्या है आपका, देखिए इधर m1, इसको भी मैंने m1 ले लिया, ये m1 और ये m2 और ये m3, ठीक है। m1 क्या है 4, और v1 क्या हो जाएगा, अलोंग जे एक्सिस जा रहा है तो 2 जे कैप, ठीक। वी m2 कितना है 5, v2 देखिए इधर इसका इधर तो हो जाएगा 5 cos 30, और इधर हो जाएगा 5 sin 30, तो 5 sin 30 आई कैप प्लस 5 cos 30 जे कैप प्लस इसका क्या है 2 इंटू 3 आई कैप डिवाइड बाई, ये कितनी आ गई हमारा 4 प्लस 5 प्लस 2, है ना। बी सी इक्वल टू क्या आया, देखो आई कैप वाले अलग ले लीजिए और जे कैप वाले अलग ले लेते हैं। तो आई कैप में तो क्या है, एक ये है और एक ये है मेरा, आई कैप में एक ये है और एक ये है। यहाँ से 25 और साइन 30 की वैल्यू होती है 2,
25/2 आई कैप प्लस सीधा ही लिख देता हूँ 25/2 प्लस 6 आई कैप, इधर क्या हो गया जे कैप के 5 cos 30 और ये हो गया मेरा 8 जे कैप। तो 5 cos 30 का मतलब हो गया 5 cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 8 जे कैप डिवाइड बाई 4 और 5 9 और 11 बी सी इज इक्वल टू देखिए इसका 12 और 25 37 आई कैप प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 5√3 5 है 25 सॉरी 25 हो गया ये 25√3 प्लस 16 25√3 प्लस 16/2 ये जे कैप 2 का मतलब हुआ 11 2 जा 22 है ना। अब मुझे इसका क्या निकालना था डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी थी। डायरेक्शंस निकालने के लिए सिंपल सी है मैं यहीं पे इसको शॉर्ट में कर देता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जे कैप ओवर कोफिशिएंट ऑफ जे कैप ओवर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप tan थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे कैप ओवर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। कोफिशिएंट ऑफ जे कैप क्या आ रहा है 20 कोफिशिएंट ऑफ जे कैप देखिए 25√3 प्लस 16 25√3 प्लस 16 25√3 प्लस 16/2 22 कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप क्या है 37/22 22 से 22 कटा 25√3 प्लस 16/37 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 25√3 प्लस 16/37 क्लियर है ना।